नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे बीजेपी के लोग मेरे दोस्त हैं, कार्यकर्ता दोस्त है, और वो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, राजनीति है, समझ नहीं पाते। और यही तो असली मुरब्बी सेनापति होता है या चाणक्य होता है, उसकी खासियत होती है। उसके जो समर्थक होते हैं उनको भी पता नहीं चलता कि क्या गेम चल रहा है, और हर कोई अपनी जगह अपना काम करे तो अपने सेनापति को सक्सेसफुल बना सकता है। मुझे याद है, मैं एक बार मुंबई के फिल्म सिटी में गया था। मुझे एक आर्टिकल लिखना था उस पर, और रमेश सिप्पी जो उस समय के शोले के डायरेक्टर थे और बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर थे, उन्होंने बुनियाद नाम की टीवी की आरंभ काल की एक सीरियल बनाई थी, बहुत चली थी। तो जाने माने डायरेक्टर माने जाते थे। तो मैं जब फिल्म सिटी पर आर्टिकल करने के लिए गया था, रिपोर्ट करने गया था, तो उनका कोई शूटिंग वहां चल रहा था एक लोकेशन पर, और मैं देख रहा था। 1 घंटे से ज्यादा वो शूटिंग में देख रहा था। तब एक बात तो मालूम है आपको कि कोई भी फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो बड़ी हस्ती होती है। पूरी टीम जो 100, 150 या 50 लोग हो, उसके अंडर काम करती है। लेकिन एक बात मुझे खटकी थी वहां, कि वो जब शूटिंग शुरू करते थे कुछ होता था और कट बोलते थे। कट बोलने के बाद वो उठकर किसी, जो स्पॉट बॉय वगैरह बोलते हैं, वो बाकी उनके साथी होते हैं छोटे छोटे काम करने वाले, कोई रिफ्लेक्शन बोर्ड लेकर खड़ा होता है, कोई कैमरा धक्का मारता है, वगैरह वगैरह बहुत होते हैं। तो उसको जाकर कुछ समझाते थे और वापस आप आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे। कैमरा बाजू में वगैरह होता था और शुरू करते थे। फिर गड़बड़ हो गई, फिर कट, फिर वो किसी और के पास उठकर जाते थे। 7, 8 बार ये मैंने देखा। मुझे अजीब लगा। अच्छा, एक है कि उनके पास एक मेगाफोन भी था। वो चिल्लाकर या मेगाफोन पर भी उस कर्मचारी को कुछ सूचना दे सकते थे, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे थे। ना कि उसको अपने पास बुला रहे थे। वो उठकर वहां उस कर्मचारी के पास जाते थे और उसको बोलते थे क्या उसकी गलती हुई है, जो कुछ हुआ है, और आकर फिर आगे शुरू हो जाता था। तो उसके बाद मुझे 10, 12 मिनट उन्होंने दिए थे। वो शूटिंग पैकअप होने के बाद उनका इंटरव्यू होने वाला था। तो मैंने उस इंटरव्यू में उनको वो सवाल पूछा कि आप तो यूनिट में सबसे बड़े हैं, तो आप उठकर किसी कर्मचारी के पास क्यों जाते हैं? आप बैठी जगह से उसको सूचना क्यों नहीं देते या मेगाफोन पर नहीं बोलते? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात मुझे समझाई। बोले, बात वो सीन जो गड़बड़ हो जाता है उसमें जिसकी गलती है मैं उसको ही समझाता हूं, और उसकी गलती क्या है ये बाकी किसी को पता न चले, ये भी देखता हूं। मैंने बोला, क्यों? इसका कारण बोले, ये ह्यूमन माइंडसेट जो है, मानवीय स्वभाव जो है, वो दूसरे की गलती ढूंढने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो अगर मैं जोर शोर से किसी एक की गलती बता दूं और उसको संभालने को बोलूं, तो जब नेक्स्ट टाइम शूटिंग हो जाता है शुरू, तो बाकी सारे जो लोग हैं उनका अपने काम पर ध्यान नहीं रहता। उनको लगता है वो गलती करने वाला है, वो फिर वही गलती करता है क्या, वो देखने की तरफ उनकी नजर चली जाती है, दिमाग चली जाते है, और वो खुद गलती कर बैठते। तो ये जो माइंडसेट होता है इंसान का, वो अपनी गलती समझता नहीं, दुरुस्त नहीं करता, लेकिन दूसरों की गलतियां ढूंढने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। और ये मुझे नहीं चाहिए। हर एक को अपना पूरा ध्यान जो अपना काम है उस पर होना चाहिए, और इसलिए मैं जाकर उसको ही समझाता हूं और उसकी गलती औरों को पता तक नहीं चलने देता। देखो, मैं मानता हूं कि इसको राजनीति या रणनीति बोलनी चाहिए। तो सेनापति जो होता है, कमांडर जो होता है,
उसके दिमाग में एक रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत वो अपनी फौज, अपनी सेना अलग अलग तरीके से खड़ी कर देता है, उनको सूचना देता है। और जो हथियार इस्तेमाल करने वाले हो, तोप चलाने वाला हो या कोई बम फेंकने वाला हो, उसको बाकी दूसरे क्या करने वाले उसका पता तक नहीं होता, लेकिन जो एक्शन होती है वो पूरी कोऑर्डिनेटेड होती है। क्योंकि एक्चुअल इफेक्ट क्या है, जो जितना मैं उस पर सोचते गया तब मेरे समझ में आया कि रमेश सिप्पी जो बता रहे थे उसका मतलब ये था कि उनके दिमाग में एक फिल्म है, वो खुद देख रहे हैं। अगर वही इफेक्ट अगर रिकॉर्ड ना हो जाए, शूटिंग में आना जाए, रिकॉर्ड ना हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रणनीति का मतलब ये समझना जरूरी है। फिर वो रणनीति कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, शिवसेना की हो या शरद पवार की हो, उनके सारे जो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी आदेश पर काम करने वाले होते हैं, उन सबको अंतिम परिणाम शायद मालूम नहीं होगा और मालूम होने की जरूरत भी नहीं होती। अपनी जगह तुम सही काम करो। जैसे रेलवे चलती है, हवाई जहाज चलता है, तो उनको सूचना देने वाली अलग अलग यंत्रणा होती है, मशीनरी होती है। बहुत बार तो पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, उसको सामने कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सूचनाएं आते हैं उस आधार पर वो चलता रहता है और बिना एक्सीडेंट के चल जाता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं, अलग अलग आंदोलन होते हैं, उसका भी उसी ढंग से काम होना चाहिए। एक आंदोलन भी हो, चुनाव की बात छोड़ दो, आंदोलन ले लो। आंदोलन में भी कहां शुरुआत करनी है, कहां तक खींचा लेकर जाना है, कहां रुकना है, कहां बैकफुट पर आना है, ये भी नेता ने तय किया होता है। ये सब अचानक नहीं होता। और इसलिए हर फॉलोअर का अपने सेनापति पर विश्वास होना चाहिए, नेता पर विश्वास होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस रणनीति के तहत सारे लोगों को सब बातें पता नहीं होती, लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, प्रयास से अगर वो सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं, लड़ाई जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो अगर विपक्ष में बैठे लोग आज हताश दिखाई दे रहे हैं तो इसका कारण यह है कि उनका जो सेनापति होता है उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। आप अखिलेश की बात ले लो, आप उद्धव की बात ले लो या आप ममता की बात ले लो, वो जो कुछ उनके दिमाग में रणनीति थी उसके तहत ना योजना की थी, ना परिणाम मिले। लेकिन अमित शाह के दिमाग में जो चलता रहता है, देखिए ममता दीदी को और बिहार में और बंगाल में ममता दीदी हो, तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, उनको अमित शाह ने वोटर लिस्ट, वोट चोरी, एसआईआर इसमें उलझा कर रखा था। ये वोटर के पास उनको जाना जरूरी था, वो गए नहीं। वो समय उन्होंने आंदोलन पर बर्बाद किया कि बस एसआईआर के खिलाफ आंदोलन करते रहो, कोर्ट में जाओ, चुनाव आयोग में जाकर झगड़ा करो, उसमें वो उलझे रहे। और उसी वक्त बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता था, छोटा कार्यकर्ता था, प्रचारक था, बूथ प्रमुख था, वो उसका जो तय हुआ काम था वो काम कर रहा था, एक एक वोटर के पास जा रहा था, एक एक वोटर से बात हो रही थी, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और जितने आप अपने वोटर घर से निकालकर वोटिंग सेंटर पर ले जाते हो उतना अपना आपका पलड़ा भारी हो जाता है। बस यही काम एक तरीके से अमित शाह ने या बीजेपी ने ना तेजस्वी को करने दिया, ना ममता को करने दिया, और वो दोनों हार गए। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अखिलेश हो या तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी हो, ये लड़ाके थे। अपने क्षेत्र में
बीजेपी को हराने के लिए इनके पास जितनी भी ताकत है वो लगाकर वो लड़ने वाले थे और लड़ रहे थे। तो उनको उलझन में रखा था, उनको उलझन में रखा था। और बिहार और बंगाल इनके हाथ से निकल गया। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जिस ढंग से बिहार और बंगाल वोट चोरी, एसआईआर, ये उलझन बना के इनके सामने रखा गया था, आज इसी तरीके से बहुत जल्दी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसमें वोट चोरी की जगह एक शब्द बदल गया, दान चोरी। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में जो कुछ फ्रॉड फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका इतना आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके पीछे जिस ढंग से कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी पड़ी है, तो मैं मानता हूं कि अमित शाह बहुत खुश हो गए, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य तो अमित शाह, हर चुनाव अमित शाह अपना एक व्यूह रचना पेश करते, चक्रव्यूह बनाते और उसमें अपने विरोधियों को, विपक्ष को फंसा देते। और चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष को सोचना पड़ता है कि हम कहां फंस गए थे, क्यों हार गए। क्योंकि आप गलत लड़ाई लड़ो, यही तो रणनीति होती है। वोट चोरी के मामले में, एसआईआर के मामले में ममता को उससे ज्यादा वोटर के पास पहुंचना जरूरी था, ना कि कोर्ट कचहरी। जितने वोट होने वाले हैं उस वोट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ आ जाए, इसके लिए जो काम करते हैं उसको चुनाव की लड़ाई बोली जाती है, उस पर ही नतीजे आते हैं। वोटर लिस्ट कितनी शुद्ध है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, इससे चुनाव नहीं जीता जाता, ना हारा जाता है। जो कोई वोटर लिस्ट में जिसका नाम है और वो वोट देने जाएगा, उसका वोट अपने पलड़े में आए, इसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस ममता वही फंस गई। आखिर तक ममता वोट चोरी और एसआईआर के मामले में फंसी। और आरंभ में बहुत सारा समय बिहार में तेजस्वी यादव का राहुल गांधी ने उसमें ही फंसा दिया। एसआईआर का मामला बिहार से शुरू हुआ और बंगाल तक पहुंचा। तो बिहार में अगर नुकसान हुआ है तो उससे सबक लेकर ममता दीदी ने अगर बंगाल में एसआईआर का मामला जल्दी छोड़ दिया होता और वो वोटर के पीछे पड़ जाती, अपने पार्टी के हर कार्यकर्ता को वोटर के पीछे छोड़ देती, जाओ ज्यादा से ज्यादा वोटर घर से निकलने चाहिए, तृणमूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट देना चाहिए, तो शायद इस ढंग के नतीजे बंगाल में नहीं आते। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, एसआईआर हो या वोट चोरी का मामला हो, वोटर लिस्ट हो, ये सब मामले सही है गलत है वो अलग रखो, चुनाव आयोग की मिली भगत थी अलग रखो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या चुनाव का समय रहते ममता दीदी ने अपना सारा समय चुनाव जीतने पर लगाया था। ममता दीदी और उनके साथी और उनके समर्थक पूरे के पूरे मीडिया की लड़ाई जीतने में लगे हुए थे। और यहां तक लड़ाई थी कि आम जनता भी बोलने को राजी नहीं थी। बंगाल की जनता 4 मई तक बोल तक नहीं रही थी, लेकिन वोट दे रही थी। यानी वहां तक बीजेपी का कार्यकर्ता प्रचारक पहुंचा था बंगाल के वोटर के पास, जहां ममता दीदी नहीं पहुंची थी। लेकिन चुपचाप सारा काम चल रहा था और ममता दीदी उलझ गई थी, जिसकी जरूरत थी नहीं। तो आज अगर वही बात वोट चोरी के जगह दान चोरी के मामले से निकलकर सामने आई है और अखिलेश चुनाव के काम में लग जाए, भाई कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है जल्दी मिला लो, आने वाले चुनाव में सीट का बंटवारा होना है बंटवारा कर लो, अभी से
जहां समाजवादी लड़ेंगे, जहां कांग्रेसी लड़ेगी, उसकी तैयारी 4-6 महीने पहले से शुरू करो। तो अखिलेश कहां फंसे, कांग्रेसी कहां फंसे? अयोध्या की दान चोरी में। तो वोट चोरी में उलझकर ममता दीदी हार गई। तो दान चोरी का मामला मुझे लगता है कि जानबूझकर बीजेपी भी उसको बढ़ावा दे रही है, ताकि सारे विपक्षी लोग दान चोरी के मामले में उलझ कर रह जाए और वोटर के पास जाए तक नहीं, और चुपचाप किसी की नजर में ना आते हुए बीजेपी के प्रचारक कार्यकर्ता गांव गांव बूथ बूथ तक पहुंच जाए। और जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि विपक्ष हार गया। तो क्यों हार गया? दान चोरी का परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। ये सवाल उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद पूछे जाएंगे, जैसे आज बंगाल के बारे में पूछे जा रहे हैं। क्या इतनी ममता की दादागिरी थी? ये सवाल आज बोला जा रहा है। क्या ममता की गुंडागर्दी, रंगदारी इतनी थी? ये सवाल आज मीडिया में चर्चा हो रहा है। 8 महीने के बाद यही चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में हुई, क्योंकि दान चोरी, वोट चोरी ये आम जनता के मामले नहीं है। आम जनता की जिंदगी के जो मामले हैं उस पर तो ना मीडिया बोल रही है, ना विपक्ष बोल रहा है। लेकिन उस जनता के पास पहुंचकर उनसे संपर्क करने का काम बीजेपी कर रही है, और विपक्ष उलझा है दान चोरी में। वोट चोरी से फंस गए, दान चोरी से फंसे। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।